डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ BSTC फर्स्ट ईयर का 5वां पेपर, उसकी 5वीं यूनिट जिसका नाम है लिखना सीखना। चौथी यूनिट में अपन ने पढ़ना सीखा था, अब अपन लिखना सीखेंगे। ये अपने टॉपिक का नाम है लिखना सीखना और 5वें पेपर का नाम हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता है। ये अपने इस 5th पेपर का तीसरा पार्ट है। BSTC जिसको DLED कहते हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए। इस पूरे वीडियो को देखिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे और आप देखोगे एक एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत कुछ हद तक मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी और आपको पूरा का पूरा पेपर जब आप हल करोगे ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही वाकई में सरल पेपर था। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है ना, लिखना सीखना है ना, तो लिखने का क्वेश्चन बन सकता है लिखना किसे कहते हैं? उच्चारित ध्वनियों को है ना, जो अपन बोलते हैं उस ध्वनि को प्रतीक चिन्हों के रूप में व्यक्त करना ही लिखना है। फिर से बोल रहा हूं, उच्चारित ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के रूप में व्यक्त करना, जैसे क है ना, ये प्रतीक चिन्ह इसके रूप में अपने को व्यक्त करते हैं, उसको लिखना कहते हैं। अक्षरों वर्णों को सुंदर बनाना भी लिखना है। अक्षरों को सुंदर बनाना भी लिखना है। हम लिखकर दूर दूर तक विचार संप्रेषित करते हैं। लिखना स्थायी होता है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, सुंदर लेख, अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतिलेख में क्या अंतर है? सुंदर लेख नाम से स्पष्ट है, सुंदर लिखना है ना, सुंदर लिखावट। सुंदर लिखावट में लिखा गया लेख सुंदर लेख कहलाता है। ये लेख वर्णों की लिखावट पर ध्यान देता है। ये क्या करता है? वर्णों की लिखावट कितनी सुंदर है, सुंदर लेख। अनुलेख है ना, अनुलेख का मतलब होता है पीछे पीछे लिखना है ना, अनु का मतलब पीछे पीछे लिखना। कैसे? शिक्षक पहले लिखेगा, अभ्यास कॉपी पर शब्द या वाक्यांश लिखेगा और बालक उसे देखकर लिखने का प्रयास करेगा, वो अनुलेख कहलाएगा, है ना। अनुलेख नाम से स्पष्ट है, गुरुजी का अनुकरण करना। गुरुजी जो लिखेंगे, शिक्षक जो लिखेगा उसका बालक उसको देखकर लिखने का अभ्यास करता है। प्रतिलेख, प्रतिलेख क्या है? सुंदर मुद्रित लिखावट को देखकर छात्र अभ्यास कॉपी में लिखता है ना। देखकर जो लिखता है किसी लिखावट को, किसी मुद्रित किताब को, किसी को भी देखकर बालक अपनी अभ्यास कॉपी में लिखता है तो उसे प्रतिलेख कहते हैं। अब आता है श्रुतिलेख, नाम से स्पष्ट है, श्रुतिलेख सुनकर लिखना है ना, सुनकर लिखना श्रुतिलेख। प्रतिलेख के बाद वर्तनी सुधार के लिए सुंदर, स्पष्ट और सुनकर लिखना श्रुतिलेख है ना, यानी कि बालक स्पष्ट सुनेगा तो अच्छा लिखेगा, सही लिखेगा। ये कुछ लेख हैं। अब आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति में क्या अंतर है? नाम से स्पष्ट है, मौखिक मुख से बोलकर अभिव्यक्त करना मौखिक, लिखित अभिव्यक्ति लिखकर अभिव्यक्त करना। मौखिक अभिव्यक्ति, इससे बालक अपने विचारों को दूसरों के सामने रख सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति से क्या करेगा? बालक अपने विचारों को दूसरों के सामने रखेगा। पहले बालक छोटे छोटे वाक्य बोलना सीखता है और बाद में बड़े बड़े वाक्य बोलना सीखता है। यह अभिव्यक्ति का विकास हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब आता है लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति की शुद्धता पर ही लिखित अभिव्यक्ति डिपेंड करती है कि भाई मौखिक जैसा बोला गया है, यदि मौखिक शुद्ध और स्पष्ट बोला गया है
तो लिखित अभिव्यक्ति भी शुद्ध होगी। अब अपन चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, लेखन का महत्व और उपयोगिता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना लेखन का क्या महत्व है। वैसे आप यदि लेखन को समझ जाओगे तो उसके महत्व को भी आप समझ पाओगे। लेखन मतलब लिखना है ना, समझ लेना। लेखन लिखने से मतलब है, और ये क्या है, स्थायी होता है। लेखनी जो होती है ना, लिखना स्थायी होता है। मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है, स्थायी नहीं होती है। तो महत्व की बात करते हैं तो प्रभावशाली लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से हम दूरस्थ व्यक्ति के पास अपने विचार उसी रूप में संप्रेषित करने में सक्षम होते हैं जिस रूप में सम्मुख उपस्थित व्यक्ति से मौखिक रूप से कह सकते हैं। अर्थात हम हमारी बात को लिखकर व्यक्त करते हैं और हूबहू वैसा ही व्यक्त करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जैसे हमारे सामने खड़ा हो और हमारी बात को समझ रहा हो, है ना। यानी लिखने का ये महत्व है कि हूबहू जो हम कहना चाहते हैं उसको लेखनी के माध्यम से किसी दूरस्थ व्यक्ति को भी वो बात अपनी पहुंचा सकते हैं। लिखित रचना अधिक सुगठित होती है, सरल होती है और प्रभावपूर्ण होती है। इसको भी लिख लेना, लिखित रचना अधिक सुगठित होगी, अधिक सरल हो सकती है और प्रभावपूर्ण ज़्यादा होगी। हम जानते हैं कि साहित्य पूरा लिखित में लिखा गया है। रसखान जी चले गए लेकिन उन्होंने साहित्य की रचना करके चले गए, जिसको अब आज हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। साहित्यिक, सांस्कृतिक, अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप, राष्ट्र की समस्त संसदीय जो कार्यप्रणाली है, कार्य है, कोई भी अध्यादेश है, वो सब लिखित में होता है। शासकीय कार्य, न्यायिक कार्य, सैनिक कार्य लिखित रूप में ही होता है। तो ये चिरस्थायी होता है। यह अभिव्यक्ति क्या होती है, स्थायी होती है। यह अभिव्यक्ति स्थायी होती है। इसके 4 महत्वपूर्ण बिंदु आप लिख लेना, आप नोट कर लेना इन 4 महत्वपूर्ण बिंदु को। जब भी लिखने की बात आए ये डायग्राम जरूर बनाना आप। जब भी लिखने का कोई भी सवाल आए जिसमें महत्व, उपयोगिता, ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ये डायग्राम जरूर बनाना कि लिखित अभिव्यक्ति में ये 4 चीज़ें होना आवश्यक है। नंबर 1 क्रमबद्धता, है ना, क्रमबद्ध होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए, है ना। कोई भी लिखी हुई चीज़ क्रमबद्ध होगी, सुस्पष्ट होगी, शुद्ध होगी और सुसंबद्ध होगी, तो ही वो लिखित अभिव्यक्ति सही मायने में उसका महत्व हो पाएगा, उसकी उपयोगिता हो पाएगी। उपयोगिता की बात करते हैं लिखने की, तो अधिगम में स्थायित्व हेतु छात्रों को अभ्यास हेतु लिखित काम देते हैं, लिखने का काम देते हैं बच्चों को। अतः विषय वस्तु को पक्का करने और मौलिकता के विकास हेतु इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। देखिए 5वां क्वेश्चन, लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखित अभिव्यक्ति के क्या उद्देश्य हैं, क्या एम्स हैं, क्या जरूरत है लिखित अभिव्यक्ति के। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर, इन 4 उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बच्चों को लिखित अभिव्यक्ति करवाई जाती है। नंबर 1, पहला लिखित अभिव्यक्ति का विकास हो, बालक लिखित अभिव्यक्ति सीखे, लिखित व्यक्ति का विकास करना पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, जो रचना रूप हैं उनका ज्ञान प्राप्त करवाना, बच्चों को प्राप्त करना उद्देश्य है। तीसरा रचना रूपों में मौलिकता लाना, है ना। रचना जो रूप है वो तो प्राप्त करना, रचना रूपों का ज्ञान तो प्राप्त करना, लेकिन तीसरा उद्देश्य उसमें मौलिकता लाने की योग्यता प्रदान करना, प्राप्त करना। चौथा उद्देश्य है भाषा और साहित्य में बालक की रुचि हो, भाषा और साहित्य में बालक की रुचि पैदा करना। छठा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखन शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहला, 4 अवस्थाओं में बांटा गया है लेखन शिक्षण को। प्रथमावस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। प्रथम अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें बालक लिखने की तैयारी करता है, लिखने की तैयारी की अवस्था है। प्रथम अवस्था बालक के लिखने की तैयारी की अवस्था है। इस अवस्था में बालक को तैयार किया जाता है और बालक बनावट को ध्यान से देखता है कि किस प्रकार से उसके गुरुजी लिख रहे हैं। लिखने में कोई सा भी क्वेश्चन हल करो तो आपको अपने एक बालक को आपके सामने रखना है। आप एक अध्यापक अध्यापिका हैं
और अब उसके बारे में उसको कैसे समझाएंगे, लिखना सिखाएंगे, यही लेखन शिक्षण होगा। और इसमें आप खूब लिख सकते हैं, ढेर सारा। पहली अवस्था वो हो गई जिसमें बालक लिखने की तैयारी करता है। दूसरी अवस्था, द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में वर्ण रचना का अभ्यास कराया जाता है। जैसे हवा से लिखने का अभ्यास करना है ना, जैसे क लिखना है तो अपन हवा में ऐसे समझाएंगे, है ना, हवा से हवा में, या पेंसिल्स को सही पकड़ करके या घुमा करके अक्षर पे तो ये द्वितीय अवस्था हो जाएगी। तृतीय अवस्था में क्या होता है, बालक शब्द रचना, वाक्य रचना का ज्ञान इस अवस्था में करने लगता है। पहले बिना मात्रा के शब्द सिखाए जाते हैं, वो सीखता है, और फिर मात्रिक शब्द उसको सिखाए जाते हैं। चौथी अवस्था में, इस अवस्था में बालक स्वतंत्र रूप से परिच्छेद लिखकर लाने हेतु बालक को कहा जाता है, और वह लिखकर लाता है जिसकी जांच की जाती है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके छोटा बन सकता है, सुंदर लिखावट के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कौन सी योजना प्रारंभ की? तो सुंदर लिखावट के लिए प्यास जगाओ योजना प्रारंभ की। पूछ ले यदि कि प्यास जगाओ योजना किससे संबंधित है, तो सुंदर लिखावट से, लेखन शैली से। सातवां क्वेश्चन, वर्तनी संबंधी त्रुटियों के कारण और निवारण लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तनी संबंधी त्रुटियां क्यों होती है, यानी कि वर्तनी संबंधी लेखन में क्या होता है, वर्तनी संबंधी त्रुटि होती है। गलतियां क्यों होती है भाई? नंबर 1, लिपि का अधूरा ज्ञान, है ना। जैसे सांप लिखना है तो कोई ये लिख देता है क्योंकि उसको लिपि का अधूरा ज्ञान है। स तीनों में कौन से शब्द में कौन सा स आना चाहिए, इस लिपि का उसको अधूरा ज्ञान है, तो त्रुटि करेगा बालक त्रुटि कब करेगा? जब उसको लिपि का अधूरा ज्ञान होगा, नंबर 1। दूसरा, असावधानी, बालक यदि जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करेगा, असावधानी रखेगा, तो लेखन में त्रुटि जरूर होगी, वर्तनी में त्रुटि जरूर होगी। तीसरा, पर्याप्त विस्तृत अध्ययन का अभाव, यदि बालक को पर्याप्त विस्तृत अध्ययन नहीं किया है बालक ने, तो वो त्रुटि करेगा। चौथा, शिक्षक द्वारा वर्तनीगत भूलों का सुधार न करना, यदि बालक लिख के लाता है और उसको शिक्षक सुधार नहीं करता है, उसकी नोटबुक में, उसकी अभ्यास पुस्तिका में यदि शिक्षक सुधार नहीं करवाता है, तो क्या करेगा बालक? त्रुटि करेगा। पांचवा, प्रांतीय प्रभाव भी रहता है। बहुत सी भाषाएं प्रांतीय प्रभाव से भी इफेक्ट करती है और इससे वर्तनी संबंधी त्रुटि होती है। छठा, अन्य भाषाओं का प्रभाव भी त्रुटि करता है। वर्तनी संबंधी त्रुटियों के लिए अन्य भाषा जैसे अंग्रेजी का प्रभाव, उर्दू का प्रभाव है। योग से योगा लिखने लग गए हैं, जो कि ये त्रुटि है। ऋतु पर उर्दू का प्रभाव पड़ गया और ऋतु ऐसे लिखने लग गए, है ना। यानी अन्य भाषाओं का प्रभाव भी वर्तनी की त्रुटियों का कारण बनता है। सातवां, अशुद्ध उच्चारण, यदि हम किसी शब्द का अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो त्रुटि संभव है। अगला, व्याकरण की अनभिज्ञता, यदि बालक को व्याकरण की अनभिज्ञता है, यदि उसे संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग का ज्ञान नहीं है, तो वो वर्तनी संबंधी त्रुटि जरूर करेगा। इसके निवारण के उपाय, यानी वर्तनी संबंधी त्रुटि का निवारण कैसे हो सकता है, उसको अपन कौन से उपाय करके हम त्रुटि को कम कर सकते हैं। नंबर 1, कक्षा में शुद्ध उच्चारण करवाएं, बालक से या खुद हर शब्द का शुद्ध उच्चारण करें। दूसरा, अधिकाधिक खड़ी बोली का प्रयोग करें, है ना, क्योंकि अपन बोलते हैं, कोई सी क्षेत्रीय भाषा बोल सकते हैं, लेकिन उसे हम नोटबुक में लिखेंगे, उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, लिखने का काम हम खड़ी बोली में करेंगे, तो अधिक से अधिक खड़ी बोली का प्रयोग कक्षा में किया जाए। उससे क्या होगा? त्रुटि कम होने के चांसेस हैं, नहीं होने के चांस है। छात्रों से शुद्ध उच्चारण करवाना, छात्रों से भी हमें शुद्ध उच्चारण करवाना है। सुलेख और श्रुतिलेख करवाने हैं बालकों से, बालक श्रुतिलेख लिखें और सुलेख लिखें। व्याकरण के नियमों का ज्ञान अपन बालकों को देवें। बालकों को यदि व्याकरण का ज्ञान देंगे तो बालक शुद्ध लिखेंगे, वर्तनी में अशुद्धि नहीं करेंगे। छठा, शुद्ध लिखने का अभ्यास कराएंगे बालक को। सातवां, लिखित कार्य की त्रुटियों में सुधार करेंगे, है ना। बालक ने यदि लिखा है, ये था ना, यदि शिक्षक द्वारा
भूलों में सुधार नहीं करवाएगा तो त्रुटि का कारण बनेगा, और यदि इसे सुधार करवा दिया जाएगा तो इसका निवारण हो जाएगा, है ना। लिखित कार्य की त्रुटियों में सुधार करना। 8वां है लिपि का पूर्ण व स्पष्ट ज्ञान होना। बालक को लिपि का पूर्ण और स्पष्ट ज्ञान देंगे। 9वां समान अंतर वाले वर्णों में अंतर स्पष्ट करते हुए बालक को सिखाएंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। लेखन विकास की विधियाँ, इंपॉर्टेंट लगा देना। लेखन के विकास की विधियाँ कौन कौन सी है, लेखन का विकास कैसे हो सकता है, बच्चा लिखने में प्रोग्रेस कैसे किन किन विधियों से कर सकता है। नंबर 1 खेल विधि। खेल विधि एक ऐसी विधि है जिससे बालक का मन लगता है पढ़ने में, लिखने में, है ना। तो खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, मोंटेसरी, है ना, किंडरगार्टन, मोंटेसरी, ये सब खेल विधियाँ, किंडरगार्टन, मोंटेसरी, ये सब खेल विधियों पर आधारित हैं। अब आता है देखो और कहो विधि, है, देखो और फिर कहो, ये विधि है ना, अध्यापक अपनाता है देखो और कहो विधि। संभाषण विधि, बालक को बोल करके लिखवाना, संभाषण विधि। शब्द प्रधान विधि, शब्दों को प्रधानता देते हुए, है ना। अनुकरण विधि, बालक अनुकरण करें, अनुकरण विधि, शिक्षक बोले बालक लिखे, है ना, ये अनुकरण चलता रहेगा। रूपरेखा विधि, रूपरेखा विधि में रूपरेखा तैयार करना। 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, मूल्यांकन और आकलन में क्या अंतर है। आकलन क्या होता है, ये जानकारी प्राप्त करना कि, आकलन यह जानकारी प्राप्त करना कि बालक ने क्या और कैसे सीखा है। आकलन में क्या होता है, हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि बालक ने क्या और कैसे सीखा है, और सीखने में शिक्षक कहाँ तक उसकी मदद कर सकता है, ये आकलन किया जाता है, आकलन उसको कहते हैं। मूल्यांकन में क्या होता है भाई, मूल्यांकन का मतलब परीक्षा, मूल्यांकन का मतलब उसका आंकना, क्या बच्चे में अपेक्षित परिवर्तन हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसकी जानकारी लेना कि हमने जो पढ़ाया है वो बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, उसमें अपेक्षित परिवर्तन आया कि नहीं आया, इसमें छात्र की उपलब्धि के स्तर की जानकारी होती है। ये अपना यूनिट यहीं समाप्त होता है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, और अपने मित्रों से कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।